और बच्चों, सब बढ़िया ना? सब बढ़िया चल रहा है ना? मैं फिर से हाजिर हुआ गया आपके सामने क्लास लेने के लिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल नॉलेज शेयर पे। तो आज का जो क्लास है क्लास 10 के बच्चों के लिए है। क्लास 10 के बच्चों का मैं फिजिकल साइंस का पहला चैप्टर पढ़ा रहा था, तो देखते रहिए दोस्तों। मैं कुछ टॉपिक तक पढ़ा चुका था, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो आगे दो महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहला टॉपिक जो है वो है हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट। पहले जानते हैं ये हरित गृह प्रभाव होता क्या है। ठीक है, ठंडे प्रदेशों में जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, फलों को सब्जियों को उगाने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उतने कम तापमान में फल सब्जियाँ ये सब पनप नहीं पाते हैं। तो उतने ठंडे प्रदेशों में खेती करने के लिए ना क्या किया जाता है, कांच का घर बनाया जाता है। ये जो घर मैं बना रहा हूँ ये एक्चुअली ये कांच का घर है। ठीक है, ये जो है ये कांच से बना हुआ घर है। इस घर को बनाने के बाद इसमें बहुत सारे पौधे लगाए जाते हैं। ठीक है, जो भी पौधे लगाने जरूरी है, सब्जियां फल टमाटर ये सब इसमें लगाए जाते हैं। जब सूर्य की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है तो कांच के अंदर तो चली जाती है, लेकिन बाहर आने के वक्त में ये जो कांच का परत है ये उसको बाहर आने नहीं देता है, आसानी से आने नहीं देता है। इसीलिए अंदर का जो माहौल है वो गर्म बना हुआ रहता है। इसी प्रभाव को हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रभाव है जिसके द्वारा ठंडे प्रदेशों में कांच का घर बनाकर फलों एवं सब्जियों की खेती की जाती है। इसमें सूर्य का प्रकाश कांच के घरों के अंदर आता तो है, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाता। इसे हरित गृह प्रभाव कहते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारा पृथ्वी के साथ है। ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है। अर्थ उतना गोल तो नहीं बना। मान लो कि हमारा पृथ्वी, यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, सूर्य से जो है सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी तक आती है। कौन से माध्यम से आती है? विकिरण माध्यम से आती है। विकिरण माध्यम के जरिए आती है। विकिरण का मतलब होता है कि सूर्य की किरणें जब आती है पृथ्वी तो ये वायुमंडल चारों तरफ जो वायु की मोटी परत है उसको गर्म नहीं करती है। ठीक है, वो पहले सीधा जो है धरातल को गर्म करेगी। फिर धरातल गर्म होने के बाद धरातल जो ऊष्मा छोड़ेगी उससे वायुमंडल गर्म होगा। ठीक है, पहले धरातल गर्म होगा, पहले वायुमंडल गर्म नहीं होगा। धरातल गर्म होने के बाद फिर जब ये ऊष्मा छोड़ेगी उसके बाद फिर ये जो वायुमंडल है वो गर्म होगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते। प्रॉब्लम क्या हो गया ना, हम लोगों ने इतना ज़्यादा प्रदूषण मचा के रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जल वाष्प, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये सारे गैस यहाँ पे लेयर के रूप में जमा हो जाती है चारों तरफ। ठीक है, ये पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर बना देती है। इस तरह करके दूसरा कलर से बना देते हैं। ठीक, इस तरह से एक गंदा सा लेयर बना देती है। ठीक है, ये सारे जो भी प्रदूषित गैसें हैं ये एक लेयर बना देती है। लेयर बनाने के बाद होता क्या है प्रॉब्लम, दिन में सूर्य का प्रकाश से पृथ्वी गर्म तो हो जाता है, लेकिन शाम के टाइम पे ये जो है ये बाहर नहीं जा पाता है। ठीक है, ये जो है बाहर ब्रह्मांड में रिलीज नहीं हो पाता है। इसी प्रभाव को हम लोग बोलते हैं दोस्तों हरित गृह प्रभाव। इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में आएगा हरित गृह प्रभाव किसे कहते हैं, आप लोग को लिखना है। हरित गृह प्रभाव एक ऐसा प्रभाव है जिसमें कुछ हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प इत्यादि पृथ्वी के चारों तरफ एक परत बना देती है। और इन परत के कारण शाम के समय पृथ्वी की जो ऊष्मा है वो ब्रह्मांड में बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण वे अंदर में ही फंस के रह जाती है। इसे कहते हैं हरित गृह प्रभाव। कौन कौन सी गैसें इसके जिम्मेदार हैं? तो सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसके बाद फिर N2 नाइट्रस ऑक्साइड है, उसके बाद फिर ओजोन गैस भी इसके जिम्मेदार है। अभी बोलेगा ओजोन तो बड़ा ही यूजफुल गैस है। अभी पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था कि अगर ओजोन गैस नहीं होगी तो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के अंदर आ जाएगी, लेकिन इस केस में ओजोन गैस जो है ये पराबैंगनी किरणें के रोकने का तो काम करती ही है, लेकिन इसको बाहर भी नहीं जाने देती है। ओजोन गैस भी इसमें जिम्मेदार है। उसके बाद फिर मीथेन। ये 5 गैस आप लोगों को याद रखना है। और एक होगा जल वाष्प जो कि ग्रीन हाउस गैस में आता है। ठीक है, और इसके कारण दिन प्रतिदिन अगर कुकर में ये मान लो ना
कुकर का ढक्कन को बंद रखे हैं और उसको गर्म किए जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा है कि कुकर फट जाएगा। तो पृथ्वी के साथ भी यही हो रहा है। पृथ्वी का तापमान जो है शाम के टाइम पे ये उसमें बाहर नहीं जा पा रहा है, तो पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जा रहा है। और पृथ्वी का तापमान एवरेज अगर कुछ डिग्री सेल्सियस भी अगर बढ़ गया तो पहाड़ों पर जो ग्लेशियर बने हुए हैं, बर्फ की बड़े बड़े जो चट्टानें हैं वो पिघलना शुरू हो जाएंगी। अगर वो पिघलना शुरू हो गई तो समुद्र में जो जल का तल है वो बहुत ऊपर उठ जाएगा। और अगर समुद्र में जल का तल ऊपर उठ गया तो जो छोटे छोटे जो द्वीपीय देश है, जैसे जापान हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, वो सारे जो जैसे ये कंट्री का क्या नाम है, इंडिया का एक पड़ोसी, मालदीव्स, हाँ मालदीव हो गया, ये सारे कंट्री जो है ये जलमग्न हो जाएंगे। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये बहुत ही खराब चीज़ है। हरित गृह प्रभाव जो है बहुत ही खराब चीज़ है, ठीक है। हरित गृह प्रभाव के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है। अभी सवाल पैदा होता है कि उपाय क्या क्या, ये हरित गृह प्रभाव से बचने के क्या क्या उपाय हैं, ठीक है। हरित गृह प्रभाव से बचने क्या क्या उपाय हैं। सबसे पहला उपाय, प्रदूषण, कारखानों की चिमनियों को ऊंचा किया जाए, कारखानों की चिमनियों को ऊंचा किया जाए, ठीक है, ताकि जो भी प्रदूषित गैस है वो वायुमंडल के बाहर, चिमनियों को ऊंचा किया जाए, वायुमंडल के बाहर मुक्त हो। नंबर 2, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 होगा कम से कम पेड़ काटना चाहिए, कम से कम पेड़ काटना चाहिए। नंबर 4 होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित जैसे कि एसी और रेफ्रिजरेटर, ठीक है। एसी मतलब वही एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, इसका उपयोग कम करना चाहिए। अभी का जो एसी और रेफ्रिजरेटर आ रहा है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें CFC गैस नहीं निकलता, ठीक है। नंबर 5, ऊर्जा का जो कन्वेंशनल स्रोत है, जैसे कोयला वाला ऊर्जा, उससे बहुत धुआं निकलता है, पेट्रोल जलाने से बहुत धुआं ऊर्जा निकलता है, इसका उपयोग को खत्म करना चाहिए। इसकी जगह सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब ऊर्जा लाना चाहिए, जिससे कि प्रदूषण कम से कम हो। प्रदूषण को जितना कम करेंगे हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस प्रभाव है उतना ही ज़्यादा कम होगा, ठीक है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का देखो, यहाँ पे एक टॉपिक है ऊर्जा का यथोयोग्य व्यवहार, ठीक है। ऊर्जा का यथायोग्य व्यवहार, ठीक है। ऊर्जा को कैसे अच्छे से इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो ऊर्जा मिलता कहाँ से, ऊर्जा मिलता है ईंधन से, ठीक है। वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जिसको जलाकर, ठीक है, जिसे ऑक्सीजन में जलाकर ऊष्मा प्राप्त होता है। ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी प्राप्त होता है, लेकिन हमारा मेन मकसद जो है वो ऊष्मा प्राप्त करना है, प्रकाश प्राप्त करना नहीं। ऊष्मा प्राप्त होता है, उसे ईंधन कहते हैं, ठीक है। ईंधन का मतलब वे सारी चीज़ें जिसे जलाकर ऊष्मा प्राप्त होता है। उसका एग्जाम्पल हो जाएगा पेट्रोलियम, उसके बाद फिर कोयला हो जाएगा, लकड़ी को जला के भी ऊष्मा निकल सकता है, ठीक है। उसके बाद बस ये कुछ एग्जाम्पल है, उसके बाद तो गोईठा जला के भी हम लोग ऊष्मा प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। ये हुआ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है, ठीक है। ईंधन का ऊष्मीय मान क्या है, ठीक है। ईंधन का ऊष्मीय मान क्या है। ईंधन का ऊष्मीय मान है कि 1 ग्राम ईंधन को जलाकर, 1 ग्राम ईंधन को जलाकर जितनी कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है, जितनी कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है उसे ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं, उसे ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। मान लो कि 1 ग्राम कोयला है, 1 ग्राम कोयला को मैंने जलाया और जलाने के बाद मान लेते हैं जस्ट 300 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त हुई। इसका ऊष्मीय मान हो जाएगा 300 किलो कैलोरी प्रति ग्राम, मतलब 1 ग्राम कोयला से 300 किलो कैलोरी की ऊष्मा प्राप्त हो रही है, ठीक है।
इसको मापने का बहुत सा यूनिट हो सकता है। एक नंबर जो मैंने बताया, ठीक है, कैलोरी प्रति ग्राम। दूसरा नंबर जूल प्रति केजी भी हो सकता है, ठीक है, कैलोरी प्रति ग्राम, जूल प्रति केजी। तीसरा नंबर कैलोरी प्रति मीटर क्यूब। ये आयतन के संबंध में, ठीक है, ये आयतन से संबंधित है कि अगर एक कोयला का टुकड़ा है और कोयला का टुकड़ा का मान लो लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, 1 × 1 × 1 मतलब 1 घन मीटर। उसको जलाकर जितना कैलोरी उसमें आएगा, ठीक है। अभी देखो कैलोरी और किलो कैलोरी में क्या फ़र्क है। मान लो 1000 कैलोरी है, उसको अगर 1000 से डिवाइड कर देते हैं ना, वो बन जाएगा 1 किलो कैलोरी। समझ में आया मेरा बात, इसको याद रखना है, ठीक है। इस चैप्टर में मेन चीज़ जो पढ़ना है वो अब आ रहा है, ठीक है। ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं परंपरागत, दूसरा होता है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। आप लोगों ने भी अपने घर में देखा होगा, आप लोगों के घर में क्या जलता है, कोयला से, हो सकता है किसी के घर में कोयला से खाना बनता होगा, हो सकता है किसी के घर में एलपीजी सिलेंडर होगा। अभी भी बहुत सारा गांव देहात में लकड़ी वाला चूल्हा का इस्तेमाल किया जाता है। तो परंपरागत का मतलब होता है जिसकी परंपरा सदियों से चलती आ रही है, मतलब हमारे पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज इन ऊर्जा के स्रोतों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसमें आ सकता है लकड़ी, इसमें आ सकता है कोयला, इसमें आ सकता है पेट्रोल, ठीक है। ये सब जो भी जलाने वाला चीज़ है वो परंपरागत में आएगा। और गैर परंपरागत का मतलब ऊर्जा के वे साधन जिसकी परंपरा सदियों से नहीं चलते आ रही है, जिसका इस्तेमाल करना हम लोगों ने अभी कुछ समय पहले ही शुरू किया है, उसे गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन कहते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही नया टेक्नोलॉजी है। जैसे कि पवन ऊर्जा भी बहुत ही नया है। जैसे कि ओशियन थर्मल एनर्जी, ठीक है, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, ओशियन थर्मल एनर्जी, ठीक है, वेव एनर्जी, ठीक है, वेव एनर्जी, ठीक है, या फिर इसको ज्वार भाटा ऊर्जा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ज्वार भाटा में जब नदी का पानी ऊपर उठता है फिर जब नीचे गिरता है तो चंद्रमा और सूर्य का जो खिंचाव के कारण जो ऊपर उठता है ना, उसमें बहुत एनर्जी रहता है, उससे भी उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर ऊर्जा के स्रोत का दो और नाम भी है, एक तो परंपरागत हो गया और गैर परंपरागत हो गया, उसका दो अलग अलग नाम और है, इसी में लिख देते हैं, ठीक है। परंपरागत या फिर इसका दूसरा नाम है अनवीकरण योग्य। अनवीकरण मतलब इसको नया नहीं कर सकते हैं। एक बार लकड़ी जल गया तो वो खत्म हो गया, एक बार कोयला जल गया तो वो खत्म हो गया, एक बार पेट्रोल जल गया तो वो खत्म हो गया, और एक समय के बाद फिर ये लकड़ी, कोयला, पेट्रोल धरती से पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, ये वापस से नहीं आएगा, ठीक है। और गैर परंपरागत का दूसरा नाम क्या है, इधर लिख देते हैं, नवीकरण योग्य, ठीक है, नवीकरण योग्य। इसका मतलब होता है कि सौर ऊर्जा, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा कभी खत्म होगी क्या, नहीं हो सकती है, सूर्य से ऊर्जा तो आते ही रहेगा, ठीक है। तो वो नवीकरण में है। नवीकरण का मतलब वो ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होगी और जिसके बारे में ज्ञान अभी अभी हुआ है मनुष्य जाति को, और वो ऊर्जा जो जल्दी कभी खत्म नहीं होगी, उसे नवीकरण योग्य ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, ठीक है। अभी एक और बात, एक और चीज मैंने देखा है बुक में, इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, या फिर इसका हिंदी में नाम है ज्वलन ताप। अच्छा, कभी भी आप लोगों ने जब घर में लाइन चला जाता था तो किसी के घर में मोमबत्ती या ढिबरी जलाते हो, उसमें कभी भी कागज़ को जलाने का ट्राई किए हो? जब भी कागज़ को आप जलाओगे क्या तुरंत जल जाता है? नहीं, पहले कागज़ थोड़ा गर्म होता है, गर्म होने के बाद आग पकड़ता है। कभी आपने लकड़ी जलाया है, लकड़ी को जब हम आग में जलाने जाते हैं तो क्या तुरंत जल जाता है? नहीं, पहले वो थोड़ा गर्म होता है, गर्म होकर एक तापमान तक पहुंचता है, उसके बाद उसमें आग लगता है। उसी तरह कोयला को भी जब हम जलाते हैं तो पहले वो गर्म होकर एक तापमान तक पहुंचेगा, उसके बाद फिर वो आग पकड़ना चालू करेगा। तो हम दुनिया में किसी भी ईंधन को अगर जलाते हैं तो उस जलाने के पहले एक खास तापमान तक पहुंचाना जरूरी होता है, ठीक है। वो तापमान, वो कम से कम वो तापमान जिससे ईंधन जलना शुरू करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं, ठीक है। ज्वलन ताप मतलब वह न्यूनतम ताप, वह न्यूनतम तापमान, ठीक है, जिससे कोई ईंधन
जलना शुरू करती है, उसे ज्वलन ताप या इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो अभी तक हमने कौन कौन से बातों को सीखा, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या आया था, ठीक है, धरती में कुछ ऐसी हानिकारक गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, ये सारे पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर बना देते हैं और पृथ्वी जो भी ताप को उत्सर्जित करती है वो उसे पृथ्वी के बाहर ब्रह्मांड में जाने नहीं देते हैं। इससे क्या हो रहा है, पृथ्वी का जो तापमान है वो ठंडे प्रदेशों में जो कांच का घर बना के खेती करते थे उसके जैसा बढ़ता जा रहा है और पृथ्वी का माहौल गर्म बन गया है, ठीक है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसी ग्लोबल वार्मिंग या फिर वैश्विक क्या बोले, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली हिंदी वर्ड मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश बोल बोल के आदत हो गया है। वैश्विक उष्णता कहते हैं, इसके लिए माफ़ करिएगा मुझे, ठीक है। वैश्विक उष्णता कहते हैं। अभी वैश्विक उष्णता जो है, ठीक है, वो किसकी वजह से है, वो ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से है, ठीक है। और वैश्विक उष्णता से खतरा क्या है, बड़े बड़े जो ग्लेशियर है वो पिघलना शुरू हो जाएंगे, जिससे समुद्र का तल बढ़ जाएगा। समुद्र का तल बढ़ जाएगा तो जो द्वीप वाले देश है जैसे जापान हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, मालदीव हो गया, ये सभी जो है ये डूबने का खतरा में रहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।